बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अरशद खैर साहब। नाज़रीन, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान तोशाखाना केस में 14 साल की कैद बामुशक्कत के मुर्तकिब ठहरे हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी उनको भी 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। आखिरकार सज़ाएँ सुनाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले साइफर केस में बानी चेयरमैन इमरान खान को सज़ा सुनाई गई। उसके बाद तोशाखाना का फैसला आ चुका है और कहा यह जा रहा है कि आज या कल में अब्दुल कादिर ट्रस्ट का जो फैसला है वो भी आ जाएगा, उसमें भी सज़ा सुनाई जा सकती है। बानी चेयरमैन के लिए मुश्किल आज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन से पहले फैसला आने की क्या वजूहात हैं और इलेक्शन के बाद क्या आने वाली गवर्नमेंट इन फैसलों का बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहती, ये भी एक सवाल पैदा होता है। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। कल से पहले कानूनी तरीके से हम इस चीज़ को देख लें कि इन फैसलों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या मजबूत होती नज़र आ रही है, और दूसरा क्या इलेक्शन से पहले सजाएं देना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अगर मजबूत कर सकता है, तो क्या आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इन फैसलों से बचना चाहती है, वो सियासी फैसलों से दूर रहना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने 2-3 इसके अंदर पॉइंट उठाए, एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो आने वाली कोई भी जो मतूका हुकूमत है वो इस बात पर बज़िद थी कि जो किस तरह की अनडेमोक्रेटिक जो जमहूरी हुकूमत जो है किसी भी सियासी लीडर के बारे में सज़ा वो देने के हवाले से अफोर्ड नहीं करना चाह रही थी, और यही वजह है शायद कि ये जो फैसले इतनी उजलत में सुनाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो ये फैसले हुए हैं, ये फैसले क्या कानूनी आइनी लिहाज से कितने मजबूत हैं और क्या ये खड़े रह पाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो इस हवाले से किसी भी कानूनी या आइनी माहिर से बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो ट्रायल चलाए गए हैं इसमें ड्यू जो है कोर्स जो है या ड्यू डिलीजेंस नहीं की गई, प्रॉपर जो ज़ाब्ते की या जो कानूनी तरीक़ाकार होता है एक अदालती प्रोसीडिंग का, और मुलज़म का जो राइट्स होते हैं डिफेंस के भी, वो उस तरीके से उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया। और ये सारे जो इसके फ़वाइद होंगे वो यकीनी तौर पर मुलज़मन जो बेनिफिट ऑफ डाउट या ये जो लिकोनाज हैं इसका फ़ायदा जो है वो मुलज़म पार्टी को हमेशा होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ के अंदर ये है कि जो आपने कहा कि 2 केसेस के अंदर तो फैसले आ चुके हैं। साइफर में 10 साल सज़ा है शामुल कुरैशी को और बानी चेयरमैन PTI को, और इस तरह तोशाखाना के अंदर बानी चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना भी 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए। अच्छा, इसके साथ साथ आगे और भी केसेस हैं, और वो केसेस हैं, एक तो जिस तरह आपने बताया कि अल कादिर ट्रस्ट वाला जो है 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली जो है वो केस है, उसके फैसले आने का भी। लेकिन कल साहब एक और चीज़ वाज़े कर दें यहाँ पे हमारे नाज़रीन के लिए कि जो अभी तोशाखाना केस में फैसला सुनाया गया, ये घड़ी के मामले पर नहीं है जो घड़ी के मामला उठाया गया था इससे पहले, ये ज्वेलरी सेट का कहा जा रहा है, उसमें कोई रेफरेंस बनाया गया है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल इसमें ज्वेलरी वगैरह और चीज़ें भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और तीसरा जो एक और भी चौथा केस जो है वो है इद्दत में मुबैना तौर पर जो इद्दत के दौरान जो निकाह का मामला है वो भी केस ज़ेर समाअत और वो भी अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है। अब 4 केसेस तो ये हैं, लेकिन ये केसेस यहाँ पे मामला सिलसिला ख़त्म नहीं होता। इसके बाद आ जाता है साना 9 मई के हवाले से केसेस का एक ना ख़त्म होने वाला और एक तवील सिलसिला। उसके अंदर आप देखें कि वासिक जो सदाकत अब्बासी जो है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं या बन चुके हैं और अभी अनाउंस नहीं हुआ। तो वो प्रोसीडिंग उन केसेस के इसके अलावा है। तो यहाँ तक मामला है कि ये केसेस जो हैं या सज़ाएँ हैं, इन सज़ाओं की वजह से क्या PTI को फ़ायदा पहुँचेगी, PTI मजबूत होगी, कमज़ोर होगी, इंतखाबी नताइज पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे PTI के लिए या मनफी असरात मुरतब होंगे। तो अभी तक तो जो सूरत हाल यही है कि ये इसको बतौर सिम्पथी कार्ड यूज़ करेगी PTI, और PTI का जो वोटर है या उसका जो सपोर्टर है, क्योंकि आपको पता है वो एक कल्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और अगर ये को कहता है कि वो डिमोरलाइज हो जाएगा और वो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। और ये जो कहते हैं ना पंजाबी में सुती कला को जगाने वाली बात है
कि एक तरफ तो बानी चेयरमैन पीटीआई जो है काफ़ी माह से जेल लेकिन में गल साहब यहाँ पे पॉइंट एक और है, मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह से नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए आज कहा कि तरीके इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इसके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। एक सियासतदान के लिए क्या ये बयान जेब देता है? आने वाले दिनों में दोबारा उनके लिए बयान खतरे की घंटी साबित नहीं हो सकता? देखिए, इस तरह के बयानात जो हैं कोई पहली मरतबा सामने नहीं आ रहे। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान के मुंतखब वज़रा आज़म के बारे में उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए भी सुना है। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, और कभी नवाज शरीफ जो है साहब उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, और कभी एतजाज़ एहसन जैसे जो है एक इंतहाई शरीफ नफ्स और महब वतन जो पाकिस्तानी हैं, सीनियर कानूनदान है, उनके ऊपर भी जो सिखों के खालिस्तान की लिस्टें जो हैं वो राह को फराहम करने के इल्ज़ामात लगाए गए। तो मामला ये है कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा। इसके अलावा वली खान के ऊपर, इवन के मादर मिल्लत मादरत के साथ फातिमा जिन्ना जो है उनके ऊपर भी इस तरह के टाइटल जो है गद्दार उनको करार दिया गया। और उनके जो सेक्रेटरी थे खुर्शीद जो है उनके बारे में भी कहा गया कि ये पाकिस्तानी है ही नहीं बल्कि ये तो कश्मीरी हैं। तो ये चीज़ें जो है कोई पहली मरतबा पाकिस्तानी सियासत में सुनने में, देखने में या हमें नहीं आ रही। तो मरियम साहबा जो बात कर रही हैं, सवाल ये है कि जिस तरह से ये तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक बात कर रहे हैं कि अगर मेरा दौरे इक़्तिदार आता है तो मैं तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दूंगा। क्या वो इस पोजीशन में होंगे अगर जिस तरह से पहले भी शहर इक़्तिदार की फिजाएं जब भी बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिया जा रहा है, ये बयान आता है, वो पोजीशन में होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है। पहली बात तो हुकूमत में आएंगे तो फिर पोजीशन में होने या ना होने की बात आएगी ना, पहला तो ये है। लेकिन उनके बयान के साथ ही जरदारी साहब उनकी हमेशा तरदीद कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि, और इस तरह मुराद अली शाह ने भी उस बात की वजाहत की है कि बानी चेयरमैन पीटीआई या साना 9 मई के जो मुजरम है या मुलजमान है जिनका उसके अंदर किरदार है, वो कहते हैं उनके अलावा जो सियासी कैदियों की बात है उनकी हम बात करते हैं। तो बात फिर वही है। हाँ जी, उनके अलावा कौन से सियासी कैदी? तो ये तो जारी बात है, उनको बताना चाहिए ना कि जो रोज बयान दे देते हैं। मकसद ये है कि जो वो बात एक करना चाहते हैं या लोगों को, पीटीआई के लोगों को या वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें फ़ौरन उसकी क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि उसके अंदर, यानी मकसद ये होता है कि बानी चेयरमैन पीटीआई या और ऐसे लोग जिनके ऊपर मास्टरमाइंड होने के इल्ज़ामात हैं, या अभी तो वादम ऑफ गवाह भी सामने आ रहे हैं, या उनके मुबैना मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हैं, चूँकि अभी सज़ा तो उसमें नहीं हुई। तो बहरहाल उसके हवाले से वो कहते हैं कि उनके अलावा जो बाकी जो कैदी हैं उनकी बात वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। तो या तो इस चीज़ को फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कहें कि ये जो बात गलत कर रहे हैं, मैं तो सब के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बात यही है फिर कि ये जो बयानात की हद तक, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ मकाफात अमल इस दुनिया में देखेंगे, यानी कि वो भी समझते हैं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। देखिए, मकाफात अमल तो ये तो इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये अपना किया जो है बोया हुआ इंसान जो है वो काटता है। इसको मकाफात अमल आप कह लें या बोया जो है वो अपना खुद इंसान काटता है। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से, अब चूँकि उनके लिए बहुत सारा बार बार वो चीज़ें जो है, क्योंकि उनको बरीयत हो चुकी है बहुत सारे केसेस के अंदर, उनकी सज़ाएँ कहीं माफ़ हुई हैं, कहीं कालअदम करार दी गई हैं, तो उनको मौका है, उनके पास हक़ है, वो ये कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं। और दूसरी जानब जो है, चूँकि अभी सज़ाएँ हुई हैं और वो मुलज़म से मुजरम बन चुके हैं, तो इसलिए वो कहते हैं जी हम देखें, कहते थे कि जो हमें वो चोर कहते थे, आज वो खुद उन केसेस के अंदर जो है वो पाबंद सलासल है। तो वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो कभी तख्त और कभी तख्ता। तो मामला पाकिस्तान की सियासत में हमने यही देखा है कि सफ़र जो है वजारत उज़्मा से जेल का ही है, और जेल से वजारत उज़्मा तक का सफ़र है। बार बार हमने ये रास्ता एक शॉर्टकट लगता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर कि एक ही वक्त में वो बंदा वज़ीर आज़म होता है और दूसरी वक्त जो है जेल कोठड़ी में होता है, और दूसरी एक ही वक्त में जेल में होता है और दूसरे वक्त में वो मसंद इक़्तिदार पर बराजमान देखा जाता है। और ये बार बार हम जो चीज़ है ये रिपीट होती देखते हैं। लेकिन बार दोहराया जाता है। बाज़ हलकों में ये भी डिस्कस किया जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की कुर्सी लेने से इनकार कर दिया है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इतना कुछ जो बिसात बिछाई गई है और इतनी जो मेहनत की जा रही है और इतनी ठठरती सर्दी में वो जाके
जलसों में खिताब कर रहे हैं, और वो उनकी एज भी जो है और काफ़ी है माशाल्लाह, बेशक वो सेहतमंद है, लेकिन जिस तरह सर्दी की शिद्दत है और वो जिस तरह जलसों में जा रहे हैं, तो अब मामला ये है कि ये जो अगर कोई कहे कि उन्होंने इनकार कर दिया है, मैं कह रहा हूँ कि सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर कल भी मैं कह चुका हूँ कि ये जो 2 फैसले आए हैं, इसके बाद पीटीआई की मकबूलियत या उसकी हमदर्दियों में या उसके वोट बैंक के अंदर पहले से भी इजाफा देखने में आ रहा है। और ये जो चीज़ है, ये जो सूरत हाल है, ये सबसे ज़्यादा परेशान कौन है नून लीग के लिए। मुसलसल इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ से नून लीग को सोचा भी नहीं था, तसव्वुर में भी नहीं था कि वो उनके हलके से उनकी नशिस्तें जा सकती हैं, और उनमें बड़े बड़े लीडरान की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला और बड़े बड़ी अहम वजारतों के जो उम्मीदवार हैं, उनकी सीटें जो हैं वो ख़तरे में नज़र आ रही हैं, उनकी सीटें ख़तरे में नज़र आ रही हैं। और ये जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये आने वाले दिनों में नून लीग के लिए जो है बहुत बड़ा एक ख़तरा बनकर सामने आ रही है और एक चैलेंज बनकर सामने आ रही है। और शायद ये वो खौफ है, या शायद ये वो चीज़ें जो हैं वो जो कहते हैं नज़रियाती हैं, उनको नज़र भी आती हैं ना, सारी बातें चीज़ें। तो मैं भी इस हवाले से उन्होंने पहले ही कह दिया, वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और हाथ ना पहुँचे थू कौड़ी, तो वो इस टाइप की जो चीज़ है, मे भी उनको नज़र आ गई हो चीज़ें, या उन्होंने एहसास कर ली हो या भांप ली हो। तो बिलावल साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि कहीं ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब ये कहते सुनाई दें कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों मंगवाया, मुझे क्यों बसवाया, मुझे क्यों मरवाया। सियासी दंगल में आप पंजाब की अगर सियासत को डिस्कस कर लें, तो यहाँ पे जो पहलवान इस वक्त कुश्ती करने जा रहे हैं 8 फरवरी को, यहाँ पे आप किसका पंजा भारी देख रहे हैं पंजाब में? देखिए, पंजाब में फ़िलहाल तो मुकाबला है नून लीग का और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का। 2 पार्टियां बड़ी हैं जिनकी ज़्यादातर सीटें आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा छोटा मोटा कोई एक आध सीट जो एक आध दुका, आप देखें ना, जहांगीर तरीन 2 सीटों से खड़े हैं, एक लोधरा से और एक मुल्तान से, और दोनों सीटों में उनकी इतनी पोजीशन अभी तक जीतने की इम्कानात जो अभी तक आज के दिन तक जो मैंने दोनों हलकों से लिया है फीडबैक, तो मुझे बिल्कुल भी उनकी दोनों सीटें जो हैं वो कहीं भी जीतते नज़र नहीं आ रहे। आमिर डोगर के मुकाबले में जो सीट है वो भी उनकी पोजीशन वहाँ पे जो है जीतने की पोजीशन में नहीं है, और लोधरा जो है वहाँ पे भी नहीं है। इस तरीके से आप अगर बात करें तो साउथ पंजाब से भी अलीम खान लाहौर के हलके के अलावा उन्होंने एक सूबाई हलके से साउथ पंजाब में भी इंतखाब किया है कि उनको ये ख़तरा है कहीं लाहौर से वो सीट लूज़ ना कर जाएँ या हार ना जाएँ, तो इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने एक मतलब बैक जो है वो कहेंगे कि यानी दूसरा जो प्लान बी या उसको कहें, या एक जो मुतबादल हिकमती अमली के तौर पर वहाँ से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो सीट उम्मीद है कि वहाँ पे वो शायद कामयाब भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी वर्किंग उन्होंने कर ली है। दूसरी जानब शाहदरा के हवाले से उनकी पोजीशन ठीक है, क्योंकि नून लीग का वो गढ़ है, और वो नून लीग के चूँकि माहिर याफ्ता है, मुश्तरका उम्मीदवार है, जो सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे की गई है, और पैसा और इन्फ्लुएंस उनका काफ़ी वहाँ पे वो लगा रहे हैं अपना पूरी तरह, और लग ये कुछ 2-3 उम्मीदवार उनके हक़ में दस्तबरदार भी हो चुके हैं। तो मामला ये है कि पंजाब के अंदर जो है ये 2 पार्टियों का मेन मुकाबला है, पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों और नून लीग का। जहाँ तक है पीपल्स पार्टी, वो तकरीबन कोई 60 सीटें जो कौमी असम्बली की एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। 2 सीटें मुल्तान से, 3 सीटें मुजफ्फरगढ़ से, और 2 सीटें जो हैं वो रहीम यार खान से। ये 7 की 2 सीटें भी मुस्लिम लीग नून के पल्ले में जा रही हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन 7 में से आप 4-5 सीटें तो वो निकालने की पोजीशन में आज के दिन तक ही मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और उम्मीदवार हैं उनके, जिस तरह के वो खुद एक इलेक्टेबल के अंदर आते हैं, जिस तरह राजा परवेज अशरफ हैं, में भी वो अपनी सीट निकालने में कामयाब, यानी उनके अलावा जो नदीम अफजल जो चंद साहब हैं या और कुछ लोग हैं, तो उनकी भी अपनी वोट बैंक तो है, उनकी अपनी एक वर्क है और उनकी एक स्ट्रगल है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को बहुत बड़े नंबर पंजाब से तो नहीं ले पाएगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी ये कहा जा रहा है ये भी टफ कांटेदार मुकाबला होगा। जो 127 है वहाँ पे अता तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी और ज़हीर अब्बास खोखर जो है पीटीआई के हिमायती याफ्ता हैं। तो तारड़ साहब जो है वो इतनी अभी तक तो विनिंग पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे वो, और वहाँ पे जो ज़हीर अब्बास खोखर हैं पीटीआई के हिमायती याफ्ता वो भी टफ टाइम दे सकते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है अगर कोई बैलेंसिंग फैक्टर आ जाता है या कोई जो लाडले का जो नवाज शरीफ को वो ताना देते हैं उस तासर को ज़ायल करने के हवाले से मे भी अगर वो लाहौर से कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये जो गर्दान है लाडला नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का जो गिला है वो मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी बात आई है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर की सीट जीतते हैं तो फिर वो लाहौर की सीट रखेंगे सिंध की बजाय। तो चीज़ें बहुत सारी है कि मरियम साहिबा जो है उनकी सीट जो है वो भी ख़तरे में नज़र आ रही है। हमजा शहबाज जो है 2 सीटों में से 1 सीट से हारते नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है 2 सीटों पे हैं उसमें मे भी 1 सीट वो भी लूज़ कर दें। तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो नून लीग के लिए भी ख़तरे की घंटी यानी बना हुआ मामला के बावजूद ये सारा कुछ होने के अभी तक भी मामला जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है या वहाँ पे जो सूरत हाल है वो पकड़ाई नहीं दे रही। बलूचिस्तान के अंदर डिटोरेटेड सिचुएशन है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज एक भी पीटीआई का एक उम्मीदवार जो है वो बाजोड़ के अंदर जो है उसको नामालूम अफराद की जानिब रेहान जाज़िब साहब बड़े हमारे प्यारे दोस्त कत्ल कर दिया गया। इससे पहले भी वाक़यात हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खतरे में जा रहा है। सब हम इस पर तमाम सूरत-ए-हाल पे बात कर लें। यहाँ पे मैं छोटे से ब्रेक पे जाना है, इस तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। क्या इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है। इस हवाले से अहम नुक्तों को डिस्कस करते हैं। रहते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है के हवाले से। क्या इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, ये भी एक इस वाले से हम इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दानी का जो कार्रवाई हैं वो भी सामने आई हैं। इसके अलावा रेहान जाज़िब बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे तहरीक इंसाफ के, उम्मीदवार भी थे एन के और बड़ी मुखलिस दोस्तों में शुमार होते हैं। सियासी तौर पे उनकी नौयत तहरीक इंसाफ के साथ ही, लेकिन बहरहाल एक अच्छे इंसान थे। आज दहशत गर्दी का निशाना बने, जहाँ बाग को गए हैं। ये भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। भरी जवानी के अंदर कवारे थे अभी, उनकी जो है वालिद मोहतरम ने बड़े जो अफसोस का इजहार भी किया है। उनकी तबीयत जो इस तरह की नासाज हो गई, इस दौरान वो भी बेहोश थे। कुछ देर पहले उनके ख़बर मिली है, उनके लवाहिकीन से रब्ता हुआ, तो उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लवाहिकीन को हौसला दे और इस मुश्किल वक़्त में तमाम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती दहशतगर्दी की कार्रवाई, कल साहब इससे पहले मस्जिद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसके बाद अब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। ये क्या वजूहात हैं? इलेक्शन करीब आते ही जो पाकिस्तान मुखालिफ जो शख्सियात हैं, इदारे हैं या इस तरह की खुफिया ताकतें मुतहरक हो जाती हैं? जी बिल्कुल, वो मुतहरक होते हैं और उसी हवाले से आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर जो है उनकी सरबराही में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बुनियादी निकात, एक तो आप जो इलेक्शन की जो मौखर करने के हवाले से इस तरह की जो अफवाहें या क्यास आई हैं, मेरा ख्याल है उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर उन चीज़ों को, असर को या तासर को ज़ायल किया गया है। और दूसरी उसके अंदर और भी बहुत सारी अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं और बहुत सारी चीज़ों पर इत्फाक भी किया गया है। एक तो ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है, जिस तरह उसमें चूँकि अफसरान जवान जो है उन्होंने जवानों यानी अफसरान ने शिरकत की और उसमें मुसल्लह फ़ौज के अफसरान जवान और जो शोहदा है उनकी अजीम जो कुर्बानियाँ हैं उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया गया और उसके साथ साथ अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जो है जिन्होंने नजराना पेश किया उसके हवाले से उनको बाकायदा ख़राज तहसीन पेश किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए तो फ़ौरन जो है उन्होंने इस अज़म का किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए जो अभी आप बात कर रहे थे, दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले नासर के ख़िलाफ़ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ जो है वो निपटेगी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत जो है और मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से ये कहा गया और पाकिस्तान तमाम रियासतों के जो बकाया बाहमी हैं अमन बकाया बाहमी जो है उन पर यकीन रखता है और मुल्की खुद मुख्तारी
कौमी इज़्ज़त और पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी मंगों पर कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। और कॉन्फ्रेंस के शुरा जो है उन्होंने भारत की जानब से जो मावरा जो इलाकाई और मावरा अदालत कत्ल रियासती जो जारी दहशतगर्दी है और भारत के पाकिस्तानी शहरियों को ख़ास तौर पर निशाना बनाने के हवाले से जो चलाई यानी घनौनी जो मुहिम है उसके बारे में भी जो शुरा है उनको ब्रीफिंग दी गई। और उसके साथ फोरम ने इत्फाक किया कि भारत की जानब से जो बैनुल-अक़वामी जो खुला खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से और दहशतगर्दी के जो वाक़यात और उसका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने जो है बेनकाब किया जाएगा। और आलमी बरादरी पहले ही भारत के हवाले से जो उनके जो मुजरमाना रवैये और दुनिया भर में कत्ल व गारतगरी के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल जो है उस पर शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार कर चुकी है। ये भी शुरा कॉन्फ्रेंस जो है उनकी जानब से बात की गई। और इसके साथ साथ फ़लस्तीन और जो गज़ा जो है उसके अवाम की हमायत का अदा करने के और तनाज़ा के इंतहाई मनफी असरात और ख़ित्ते में फैलाव के जो है उसके इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। और इसके साथ जो फोरम जो है उन्होंने फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी और जारी जो तनाज़ा है उसके पुरअमन हल की फौरी ज़रूरत को भी मुतफ़िका तौर पर जो है तस्लीम किया। और शुरा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हमायत के अज़म का अदा किया। और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों जो हैं उनकी सफारती इखलाकी कानूनी और हर पहलू पे जो है वो उनकी सियासी सफारती हमायत जारी रखेगा। और दूसरी जानब जो 2024 के हवाले से जो आम इंतखाबात हैं ख़ास तौर पर उस हवाले से अगर बात की जाए तो उसके इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के लिए पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी तैनाती पर भी तबादला ख्याल किया, जिस हवाले से बहुत सारी क़यासराई की जा रही थी। और पाक फ़ौज जो है उन्होंने आइनी एक मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात करार दे चुकी है और इसमें भी कोई शक नहीं कि फ़ौज जो है वो आइनी और कानूनी और आइन के मुताबिक जो है अपना जो भी उसका रोल है वो उस पर अमल दरामद करे। किसी भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आज़ादाना और मसला जो है मुनसफाना इंतखाबात जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है। और साथ ही स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन वतन समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मी और मुजरमाना जो है माफियाज के ख़िलाफ़ जो है उनके ख़िलाफ़ भी सख्त इक़दामात उठाने के मज़ीद अज़म का अदा किया गया और जो उठाए गए इक़दामात हैं उनको सराहा गया। और इसके साथ अगर बात की जाए लिंक कर लें जिस तरह से आप तफसीलात बताएं तो मईशत और आवाम की फलाह जो अभी नोट के हवाले से करेंसी के हवाले से भी कोई चीज़ें तो उस हवाले से भी चीज़ें हैं कि मईशत और आवाम की फलाह बहबूद मस्बत असरात को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। और आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांडर को पेशा वराना महारत के मेयार को बरकरार रखते तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी और फौजी जवानों के मोराल और बहबूद पर भी जोर दिया। तो मामला ये है कि हर जो पाकिस्तान के दाखिली, खारजी और मुआशी और ख़ास तौर पर जो अभी इन इंतखाबात के हवाले से जो अमन व अमान के हवाले से तो तमाम जो पहलू हैं उनका जायज़ा लिया गया। मईशत के हवाले से आर्मी चीफ साहब मुतर्रिक हैं और तमाम इदारे भी अपने आइनी हदूद में काम कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है करेंसी नोट जो है वो भी तब्दील किए जाने का जो है इस हवाले से मुशावरत जारी है और डिज़ाइन भी कर लिए गए हैं। तो इससे क्या फ़ायदे हासिल कर पाएगी रियासत? देखिए, मैं कई दफ़ा हम प्रोग्राम में भी ये बात कर चुके हैं, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो पाकिस्तानी करेंसी है, एक तो ये है कि जाली करेंसी का इस्तेमाल हो रहा था, बहुत सारी शिकायत आ रही थी। अब चूँकि मॉनिटरी पॉलिसी जारी हुई है और गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया है कि हम मज़ीद जो है सिक्योरिटी फीचर्स के तहत नए जो करेंसी नोट हैं तमाम उनको जारी करने के हवाले से प्लान कर लिया गया और मार्च तक या फरवरी तक आखिर तक ये नोट जो है ये मार्केट में आने के इम्कानात हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद 5000 का नोट जो है उसको बंद कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे शॉर्टकट और फौरी जो है महंगाई कम करने के हवाले से, रुपए की कदर में इजाफा करने के हवाले से और अफरात ज़र के अंदर जो है कमी के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए 5000 का नोट अगर ख़त्म करेंगे तो उससे ना सिर्फ अफरात ज़र में कमी होगी, महंगाई में कमी होगी, रुपए की कदर में इजाफा होगा, बल्कि काला धन जो है उसके अंदर भी कमी आएगी। और जो बहुत सारे लोगों के पास जो काला धन जो उन्होंने छुपा रखा है
जब आप नए नोट लाएंगे और साथ अगर ये गवर्नमेंट ये मैंडेटरी कर दे कि 5,000 के नोट हम बंद कर रहे हैं और उनको नए नोट से रिप्लेस कर रहे हैं, या उनके बदले में अगर आप करेंसी लेना चाहते हैं तो वो आप बैंकिंग के जो बैंक्स में जमा कराएं और साथ एफबीआर को भी वो रिपोर्ट की जाए, तो सोर्स ऑफ इनकम बताया जाए कि ये जो इतनी बड़ी अमाउंट है जो लोगों ने घरों में छुपा रखे हैं, जो 5-5 हज़ार नोट के, और रिश्वत का भी एक बड़ा जरिया, एक टैची केस में आप 5-10 करोड़ रुपया आराम से डाल के चले जाते हैं। तो लिहाजा ये जो रिश्वत में खात्मे के लिए, काला धन जो है उसके खात्मे के लिए, महंगाई में खात्मे के लिए और अफरात ज़र में खात्मे के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारे मसाया मुल्क इंडिया ने भी ये काम किया था। तो हमें ये नोट जो है 5,000 का तो बंद करना चाहिए। और दूसरा, नए करेंसी नोट आने से भी मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि ये जो काला धन है, बहुत सारे लोगों ने जो नोट छुपा के रखे हुए हैं और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अगर ये नए नोट अगर तब्दील कराने में उनको बैंकों का ये कहा जाए और वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं, तो उसमें या तो जारी बात है वो चूंकि कभी भी काला धन जो है वो अपने आप को शो नहीं करेगा, तो उसमें ये रद्दी टोकरी रद्दी बन जाएगी, और रद्दी बन जाएगी तो बहुत बड़ी जो दौलत है, जो अनडॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है, तो उससे ये है कि जो पैसा है उसकी कदर में खुद से इजाफा हो जाएगा। क्योंकि अफराते ज़र में जब कमी होती है तो उसमें यकीनी तौर पर महंगाई में भी कमी, इन्फ्लेशन में भी आती है, और उसमें जो है रुपए की कदर में भी इजाफा होता है। तो अब देखें ना, हम जब लोग सब्जी की दुकान पे जाते हैं, पान की दुकान पे जाते हैं, तो 5,000 का नोट जब पकड़ाएंगे तो फिर जारी बात है वो फिर उस हिसाब से वो रेट भी लगाते हैं फ्रूट वाले, सब्जियों वाले, और आम जो गरीब आदमी है वो 1,500 वाले नोट को तो मुंह नहीं लगाता या उसको इतना अहमियत ही नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। 5,000 का नोट बहुत बड़ी करेंसी, आपने देखा है कि 5,000 का, मेरा ख्याल डॉलर का नोट तो नहीं होगा, 5,000 डॉलर का या पाउंड का या दिनार का या इस तरह का। तो ये जितना ज़्यादा आप नोट की करेंसी को वॉल्यूम, उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज़्यादा वो बेकदर होती जाएगी। तो ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है शायद इसलिए आपने जिक्र किया कि बड़ी करेंसी का ताल्लुक बराह रास्त करप्शन से होता है। इससे पहले एहसन इकबाल साहब के बयान को मैं लिंक करना चाह रहा था, उन्होंने बात की, वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ कि एवन फील्ड के केसेस देख लें, इस वक्त मोटरवे के अंदर केसेस पड़े हुए हैं, मेट्रो बस के अंदर इनके करप्शन के केसेस हैं, करप्शन के अंबार लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि इमरान खान ने सबसे ज़्यादा करप्शन की है। अकल साहब, एहसन इकबाल साहब ये अगर बात करें या मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स ये बात करे तो मेरे ख्याल से है उनके मुंह पर ये नहीं पड़ती है जितने करप्शन की केसेस वो खुद फेस कर चुके हैं, और एक गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से तमाम केसेस माफ़ कर दिए गए, तमाम कौम देख रही है और तमाम कौम के सामने ये सारा मजाक किया गया। देखिए, यहाँ पर मामला ये है कि अपने आप की सफाई देने की बजाय यहाँ पे लोग दूसरे को कहते हैं कि आप भी बुरे हो। तो बजाय ये कि खुद को वो उनकी पार्टी या उनकी लीडरशिप जो है वो सबको पता है कि वो पार्क लेन के फ्लैट्स कहाँ से बने, मोटरवे मनसूबा कितने का था, रातों रात किस तरह उसकी एस्केलेट किया गया उसकी प्राइस को, और किस तरह बहुत सारे स्कैंडल जो हैं वो मंजर यहाँ पर आए। और केसेस मैंने तो नहीं बनाए, हमने तो नहीं बनाया, वो तो नैब और FIA ने केसेस बनाया, उनमें उनको सजाएं भी कुछ केसों में हुई, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ उनमें था तो सजाएं हुई ना। तो अगर ये चेयरमैन PTA के हवाले से कहते हैं तो फिर इनको जब ये सजाएं हुई थी तो वो फिर कैसे हो गई? अदालतों ने सजाएं सुनाई थी और ये सारे प्रूफ थे, सब कुछ था। तो बहरहाल चूंकि यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि कोई भी जिस तरह उन्होंने कहा कि सियासतदानों के केसेस जितने भी हैं वो कभी भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। वो 2 साल 4 साल बाद वही केसेस जो है उसके अंदर जो है उनको क्लीन चिट मिल जाती है, मंतकी अंजाम तक कभी पहुंचे नहीं है। तो इस तरीके से ये इल्ज़ाम तराशियों का जो सिलसिला जारी है। जहाँ तक मामला है करप्शन के हवाले से, और उसके अंदर मेरा ख्याल है ये जो शहबाज शरीफ साहब ये दावा कर रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTA के दौर में ज़्यादा करप्शन हुई है और हमारे दौर में कम करप्शन हुई है, तो मैं तो इस चीज़ पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा ये है कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है, इसका कोई इतना कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि कोई उसका पैरामीटर या कोई ऐसा है। अब देखें ना, इन्होंने पेशावर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि जुडिशरी को आपने इतने नंबर पे ला दिया है, तो आपको इसकी एग्जांपल एक तो दें ना कि करप्शन अगर जुडिशरी में आप लिखते हैं तो उसमें कोई प्रेसिडेंट तो बताया ना कि हाई कोर्ट में कोई ये केस आ गया सामने, कोई लोअर जुडिशरी के अंदर आ गया, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर को आ गया। ऐसे एक अमूमी एक तासर, जिस तरह ये सोशल मीडिया के सर्वे रिपोर्ट्स हैं, ये भी उसी तरीके से एक चीज़ है। तो ये भी फरमाइशी रिपोर्ट्स भी ये जारी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो लोग जिनको नवाजा भी गया, आपको पता है माजी में उनको सफ़ीर बना के भेजा गया। तो ऐसे अगर लोग होंगे तो उनके किए हुए सर्वे या उनके जो
रिपोर्ट्स जारी की गई, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट। ठीक है कल साहब, इस हवाले से मुसलसल बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने इमरान खमात तो लगा दी, इमरान खान इस वक्त मुश्किल में है, उनकी पार्टी इस वक्त मुश्किल में, बड़े बड़े रहनुमा बुर्ज उन्हें छोड़ के चले गए हैं। परवेज़ इलाही अभी तक डटे हुए हैं, उनके बेटे मोनस इलाही को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त दे दी गई है। लगता है कि मोनस इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। देखिए कोशिशें तो पूरी हैं उनकी कि उनको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जाए पाकिस्तान में, और इस तरीके से कुछ जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी जायदादें भी जो है वो ज़ब्त की गई हैं, और कुछ जो है उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आप देखें इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मुल्ज़मान बैरून मुल्क थे, लेकिन उनको FIA या पाकिस्तान की हुकूमत वापस नहीं ला सकी। जिसमें नवाज शरीफ साहब का आप देख लें, वो अपनी मर्ज़ी से आए, लेकिन उनको वैसे तो 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल के बाद आए हैं वापस, और वो भी आके जलसे करने के बाद बेल शेल उन्होंने लिया, किसी ने पूछा नहीं उनको। तो इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे, अल्ताफ़ हुसैन को नहीं लाया जा सका, हालांकि उनके ऊपर इतने दहशतगर्दी के संगीन मुकदमा थे। तो ये तो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो केसेस हैं। मोनस इलाही के ऊपर जो केसेस हैं ज़्यादातर, या चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर ज़्यादातर केसेस में वो भी हैं जो कि पहले नैब FIA उनके अंदर इंक्वायरी कर चुकी है। आज मैं मरीम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने